आबाद के लाल को नहीं याद कर रहे हैं, आप बाहर के लाल को यहाँ पर मूर्ति लगा देंगे, जिसको हम लोग जानते भी नहीं, इतिहास से हमारा कहीं सरोकार नहीं है, हम उसके लाभ हानि में नहीं है, लेकिन जिससे हम लाभ लिए हैं उसी को हम नहीं याद कर रहे हैं। विधानसभा, विधान परिषद, जंक्शन का जमीन, एयरपोर्ट का जमीन, गोल्फ क्लब, सिन्हा लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी, बिहार के गठन के बाद उन्होंने अपनी ये संपत्ति दान में देके खड़ी की है, ये भवन खड़ी की है, और उन्हीं के जमीन पर राजनीति हो रही है, और उन्हीं को राजनीति में भुला दिया जा रहा है। लेकिन उनका कहीं मूर्ति नहीं स्थापित है। भारत रत्न की उपाधि उनको मिलनी चाहिए, उनको नहीं दिया जा रहा है। उनको सम्मान हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कब देंगे? हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कब देंगे? जिस संविधान को रोज लेके राहुल गांधी के सामने पटकते रहते हैं, उस राहुल गांधी के सामने पटकने से पहले एक बार झलक ले कि उन पर संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आपको अपने वोटर से कितने आप कनेक्टिविटी में हैं उसी आधार पर आपको वोट गिरता है। और ये जिसमें ज्यादा संभावना होगा, जो ज्यादा कोशिश करेगा वोटरों से कनेक्टिविटी में, उसको ही वोट मिलेगा। तो चुनाव की रणनीति हमारा प्रकाशित बैनर पोस्टर नहीं है, डोर टू डोर कनेक्टिविटी है मेरा। अभी हमारे सामने सचिन सिन्हा जी हैं, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। ये बताएं सबसे पहले, ये चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? पहले तो आपके सभी चैनल को हम आभार प्रकट करते हैं और आपको धन्यवाद, जो कि आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं और हमारे साक्षात्कार के हेतु आप लोग यहाँ आए, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। हमारी बातों को जनता के बीच में ले जाने के लिए आप प्रयासरत हैं और आपके थ्रू हमारी आवाज़ जनता के बीच में पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात जो आपने प्रश्न पूछा कि चुनाव लड़ने के लिए क्यों हम आगे आए, तो हमारे समाज में या हमारी राजनीतिक या सामाजिक स्थिति, जो स्थिति बनी हुई है, बहुत दयनीय है। नेतृत्व विहीन हमारा समाज हो गया है। और विशेषकर हम कैस्ट समाज से बिलोंग करते हैं, तो कैस्ट समाज की स्थिति ये है कि हमारे आरा शहर में, आरा विधानसभा में या भोजपुर में हमको बड़े हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। हमारे राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को, हम धनाढ़ हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर हमें दरकिनार कर दिया जा रहा है। इसके पहले अभी भी हम भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे, युवा मोर्चा के नगर के उपाध्यक्ष रहे, जिला कार्यालय प्रभारी रहे, लेकिन उन भाजपा में हमारी वोट कैस्टों की जाति है, जाति ही है केवल, हमको कुछ प्राप्त नहीं होती है। हमारे समाज को उससे कोई लाभ नहीं है, हम लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पर दूसरे आज के डेट में हम देख रहे हैं कि अगर सरकारी स्तर पर भी आप बात कीजिएगा या नेशनल स्तर पर भी आप किसी भी सरकार की अगर पॉलिसी देखिएगा, तो जातिगत आधार पर पॉलिसियाँ बन रही हैं। जातिगत आधार पे जब पॉलिसियाँ सरकार की बन रही हैं, तो हम अपने जाति के लिए, हम अपने समाज को आगे लाने के लिए क्यों नहीं खड़े हों? क्योंकि हम भी अपने समाज के लिए कुछ मांग रखें और हम भी अपनी लड़ाई आगे लाएं और राजनीति में और सामाजिक व्यवस्था में हम अपनी योगदान दें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर हमारी उपस्थिति राजनीति में नहीं रहेगी और सामाजिक स्थिति में नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। आज हमें अपने अस्तित्व की भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पिछले विधानसभा के पहले भाजपा की ही सरकार रही और भाजपा के ही प्रतिनिधि रहे, लोकसभा में भी भाजपा के 10 साल प्रतिनिधित्व की, और हम सभी कैस्ट समाज भाजपा के बंधुआ मजदूर टाइप के हो गए हैं। और इतने अच्छी तरह से कैडर हम लोग भाजपा के रहे हैं, इसके अलावा कोई भी जाति आज तक भाजपा का कैडर नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हमारे समाज का चित्रगुप्त मंदिर है आरा शहर में, एकमात्र 125 साल पुराना, लेकिन उसको अतिक्रमण के तौर पर वहाँ के किराएदारों ने अतिक्रमण कर रखा है और उस पर अवैध कब्जा कर रखा है।
और उसमें राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण, ये 3 जाति के किराएदार हैं जो कि सवर्ण जाति से आते हैं और हम भी सवर्ण जाति से आते हैं। तो हमारा स्थान कहाँ है कैस्ट समाज का? और सनातन अगर बीजेपी राम मंदिर पर हमको सुनाती है और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हम भी हिंदू हैं और हमारे मंदिर पर अतिक्रमण क्यों किया गया है, आक्रमण क्यों किया गया है? इस बात को लेकर हम अपने प्रतिनिधियों से भी मिले थे, लेकिन वो प्रतिनिधि आज तक इस पर कभी भी हमारे समाज के लिए खड़े नहीं हुए और हमारे लिए कभी बोले नहीं। तो हम ऐसे पार्टी के लिए क्यों खड़े रहें? और सर कहा जाए कि देखा जा रहा है कि आप एक विशेष जाति वर्ग के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पहला तो हमको अपने घर से ही मजबूती चाहिए। जब हम अगर घर से मजबूत नहीं रहेंगे तो बाहर कितना भी हम उछल कूद करेंगे, कोई हमारा महत्व नहीं देगा। व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आपको अपने वोटर से कितने आप कनेक्टिविटी में हैं उसी आधार पर आपको वोट गिरता है। और ये जिसमें ज़्यादा संभावना होगा, जो ज़्यादा कोशिश करेगा वोटरों से कनेक्टिविटी में, उसको ही वोट मिलेगा। तो चुनाव की रणनीति हमारा प्रकाशित बैनर पोस्टर नहीं है, डोर टू डोर कनेक्टिविटी है मेरा। डोर टू डोर कनेक्ट होंगे और सबके लिए काम करेंगे। कैस्ट जाति मेरा बेस है, मेरा परिवार है, तो हम पहले इसको टारगेट करेंगे और इसके साथ पारिवारिक संबंध हम अपना मजबूत करते हुए प्रेजेंट होंगे। जिस तरह राजद को अगर मानिएगा तो यादव में उनका, यादव को छोड़ के किसी को राजद नहीं देखता है। अगर उसी तरह आप लोजपा को देखिएगा तो पासवान की पार्टी कही जाती है, हमको देखिएगा तो माझी की पार्टी कही जाती है। और ये आपके जो हैं सहनी जी, उनकी पार्टी उस तरह है। तो हम पिछड़े क्यों हैं? जब किसी को इससे परहेज नहीं है तो हम अपने नेतृत्व में कैस्ट समाज के लिए क्यों परहेज करें? वो भी हम खुल के बोलेंगे, हम कैस्ट समाज के लिए काम करेंगे, अपने समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन जनता और भी है, जो जनता है सबके लिए काम की जाती है। प्रतिनिधित्व मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप कास्ट बेस पे काम करेंगे। कास्ट बेस पर आप ध्यान दे सकते हैं, उसको प्रताड़ित नहीं होने देंगे, उनके बातों को अपने साथ उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। नेतृत्व ये होता है। अब उनके लिए गलत को गलत, सही गलत नहीं साबित करिएगा ना, गलत को गलत ही कहिएगा। लेकिन और समाज में भी जो कठिनाइयाँ हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट होती है, निम्न वर्ग को लेकर, गरीब लोगों के लिए जो लड़ना है वो लड़ेंगे। चिराग पासवान जी आरा शहर में आए थे जी, और उन्होंने मन से ये ऐलान किया जी कि हमारी पार्टी जो है वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जी। ये भाजपा के लिए, बाकी लोगों के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा? देखिए, अभी वो उन्होंने जो ऐलान किया है, राजनीति है। अभी चुनाव में आपको 4-5 महीने का अंतराल है। इस 5 महीने में पार्टियों के बीच में कितना अंतर्द्वंद आएगा और कितना एक दूसरे का गठबंधन बनेगा, कोई कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने अपना एक दिखाया, बाहुबल दिखाया, अपनी ताकत दिखाई अपने पार्टी का कि हमारे पास संख्या बल है। इसके आधार पर अभी कोई रणनीति उनकी भी नहीं है, नहीं तो वो स्पष्ट बोलते कि हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं किया है। उन्होंने एक घोषणा की है, दबाव की राजनीति के क्षेत्र में इन किए हैं। गठबंधन के पार्टियों पर ये दबाव, मुख्य पार्टी भाजपा है उस पर ये दबाव, जदयू पर ये दबाव कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट अलॉट किया जाए, अलॉटमेंट के लिए ये दबाव बन रहा है। अगर आपको जैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का अपना टिकट देती हो, दावेदारी पेश करने के लिए आपको मौका देती हो, तो आप पार्टी से चुनाव लड़िएगा या फिर निर्दलीय ही? अभी तक तो हम किसी से पार्टी से सीट की मांग किए ही नहीं है। अगर मांग किए रहते तो कहीं ना कहीं हम भाजपा से अलग अभी नहीं खड़े रहते। भाजपा विचारधारा हमारा कोई विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे समाज के लिए जो अभी कार्य प्रणाली है भाजपा के अंदर में, वो हमारे समाज के लिए विरोधी है। वो विरोध प्रकट कर रही है, क्योंकि हम लोग एक मुश्त भाजपा कैडर वोट हमारा भाजपा में गिरता है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व हर जगह काटा जा रहा है। राज्यसभा में पहले एक थे, अब नहीं है कोई हमारा प्रतिनिधित्व। दूसरी बात है कि हमारे बिहार दिवस पर सच्चिदानंद सिन्हा जो मुरार के हैं, यहाँ शाहबाद के हैं, यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रतिनिधि आया है राष्ट्रीय स्तर का या प्रदेश स्तर का कि जो सच्चिदा बाबू को जाकर नमन करे? कुंवर सिंह की तलवार तो हर जगह दिखती है सबको, लेकिन जिन्होंने बिहार बनाया, बिहार पर जिस पर राजनीति आप कर रहे हैं, बिहार जनक जिनको माना जाता है सच्चिदा बाबू को, उनके बारे में कहाँ कोई बोल रहा है?
संविधान सभा के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे। उस संविधान सभा में अम्बेडकर को याद किया जा रहा है, लेकिन प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष को कोई याद नहीं कर रहा है। कहाँ कहाँ हमारे साथ न्याय हो रहा है हमारे समाज के साथ। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, तो हमारे जो संविधान सभा पर पहला हस्ताक्षर हुआ, तो लास्ट हस्ताक्षर हुआ हमारे कैस्ट समाज का ही हुआ। और यही आराम में आकर राजेंद्र बाबू, आराम में उनका तबीयत जब खराब था, यहीं पे आराम में रहते थे, आराम में आकर संविधान सभा का अंतिम सिग्नेचर हुआ, तब जाकर संविधान यहाँ पर लागू हुआ। उस संविधान पर आप लड़ रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, अनुच्छेदों पर राजनीति हो रही है, लेकिन जो अध्यक्ष थे उनको आप याद ही नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे बिहार का सौभाग्य है, शाहबाद का सौभाग्य है कि संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बिहार से, हमारे शाहबाद से थे, कहीं और स्टेट से नहीं थे। लेकिन हमारे राजनीति की कितना याद रखते हैं, बिहार दिवस पर उनको याद नहीं किया जा रहा है। हम अपने विभूतियों को भूलते जा रहे हैं। तो ये भी हमारा एक विषय है चुनाव में कि हम अपने भोजपुर के शाहबाद के लाल को नहीं याद कर रहे हैं। आप बाहर के लाल को यहाँ पर मूर्ति लगा देंगे, जिसको हम लोग जानते भी नहीं, इतिहास से हमारा कहीं सरोकार नहीं है, हम उसके लाभ हानि में नहीं है, लेकिन जिससे हम लाभ लिए हैं उसी को हम नहीं याद कर रहे हैं। विधानसभा, विधान परिषद, जंक्शन का जमीन, एयरपोर्ट का जमीन, गोल्फ क्लब, सिन्हा लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी, बिहार के गठन के बाद उन्होंने अपनी ये संपत्ति दान में देके खड़ी की है, ये भवन खड़ी की है, और उन्हीं के जमीन पर राजनीति हो रही है, और उन्हीं को राजनीति में भुला दिया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आप जिस शिक्षा पर आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप शिक्षित होकर आगे बढ़े हैं, जो शिक्षा यहाँ के बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, उस बिहार बोर्ड का कार्यालय, मुख्य कार्यालय बिहार बोर्ड का, उनका आवास था सचिदा बाबू का, और उन्होंने वो दान में दे के बिहार बोर्ड का कार्यालय खुलवाया शिक्षा के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में दो ही तो यही देश के दुनिया का दिशा तय करते हैं, दोनों जगह पर तो उनका योगदान है, और उनको आप याद ही नहीं कर रहे हैं। उससे ऊपर जाइएगा तो आपको सेंट्रल में आपको संविधान का योगदान है, वहां पर आपको ध्यान ही नहीं है। और बाकी कहाँ है, जाति धर्म कर्म में बांटने वालों को आप मूर्ति इकट्ठा करके लगा दे रहे हैं, उपस्थित कर दे रहे हैं, रोज उनको माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका कहीं मूर्ति नहीं स्थापित है। भारत रत्न की उपाधि उनको मिलनी चाहिए, उनको नहीं दिया जा रहा है। उनको सम्मान हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कब देंगे, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कब देंगे? जिस संविधान को रोज लेके राहुल गांधी के सामने पटकते रहते हैं, उस राहुल गांधी के सामने पटकने से पहले एक बार झलक ले कि उन पर संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। सही बात है। चलते चलते हमारा विधानसभा के जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं जी, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा, क्या मैसेज देना चाहिए? चुनाव माहौल जो बन रहा है धीरे धीरे अब गर्म हो रहा है। हमारा पिछले 2-3 सालों से प्रयास है चुनाव में आगे आने के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, अपने समाज को प्रेजेंट करने के लिए, महत्वपूर्ण जगह लाने के लिए। इसमें आपका जो बुद्धिमानी से वोटिंग हो, पब्लिक ये ध्यान रखे कि कौन आपको ठग नहीं रहा है, कौन आपके साथ खड़ा रहे, उसी को वोट दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप हमको दीजिए, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं। अगर आप हमसे अगर परिचित होंगे, हमसे विश्वास रखते हैं या हम पे विश्वास जता रहे हैं, उसके आधार पर आएंगे। हमारे विचारों को सुनने के बाद अगर सहमत होंगे तो हमको वोट दीजिए, अन्यथा आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, दरवाजे हैं, हमेशा ठगे जाते हैं, आज भी ठगे जाएंगे।